करने के लिए प्रॉपर कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ साथ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना ज़रूरी है। मेरा नाम है जीडी पांडे और मैं पिछले 10 वर्षों से मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉम्प्लिकेटेड थियोरी कॉन्सेप्ट्स और डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स को आपके लिए आसान बनाऊंगा मैं मेक माई करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों छात्र भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों जैसे रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ, एरिगेशन, पीडब्ल्यूडी में सेवा दे रहे हैं। अगर लास्ट ईयर के कुछ छात्रों का मैं नाम लूं तो पवन मौर्य एनटीपीसी में, सुशील कुमार डीआरडीओ में सेलेक्ट हुए। मैं जीडी पांडे अपनी पूरी टीम के साथ उपलब्ध हूं मेक माई करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे डेमो वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें मेक माई करियर का यूट्यूब चैनल। लेट अस अचीव एक्सीलेंस टुगेदर। I think we are live now. Welcome students. Myself GD Pandey. I teach mechanical engineering on Make My Career. सब लोग जुड़ जाइए फटाफट, काफ़ी लोग आ गए हैं। गुड इवनिंग अजय, गुड इवनिंग प्रभात, गुड इवनिंग सुनील, अंकित मिश्रा, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। प्लीज़ शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, आप लोग शेयर कर दीजिए, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। रागिनी यादव, गुड इवनिंग रागिनी। ठीक है, सब लोग शेयर कर दीजिए। मणि प्रकाश कुशवाहा, गुड इवनिंग मणि प्रकाश, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। बेटा सब लोग लाइव आ जाइए फटाफट। एम के पंडित, गुड इवनिंग। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फेसबुक वॉल पे, स्टेटस पे, स्टोरीज पे, ताकि मैक्सिमम लोग क्लास तक पहुंच पाएँ। ठीक है, हम लोग आरएसी की बात कर रहे हैं, आरएसी पे हम लोग क्लास ले रहे हैं। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट इस सेंस में भी है क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। गुड इवनिंग धीरज। हम लोग आज आरएसी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी देने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोग मंडे से क्या करने वाले हैं। हम लोग संडे को हम एक स्पेशल क्लास रख रहे हैं। संडे को हम क्या करने वाले हैं, तो हमारा पूरा शेड्यूल भी आज आपको पता चलेगा। ठीक है, तो फटाफट सब लोग जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, एक पर्टिकुलर मैसेज बोर्ड पे जा रहा है आपके लिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। सोम का स्पेशल बैच है, ठीक है ना। इसको जो है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बैच 27 तारीख से शुरू हो रहा है, 27 से शुरू हो रहा है। सोम का स्पेशल बैच है। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करी थी कि सर सोम पढ़ना है, और चूँकि व्यस्तताएं मेरी हैं इधर लगातार बैचेस में, रिकॉर्डिंग्स में, फिर भी हम लोगों ने बच्चों के लिए कहने पे ही एक सोम का बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सोम का बैच हमारा है वो 27 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 27 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग मैकेनिकल के स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये सिविल के बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैकेनिकल एंड सिविल बोथ कैन ज्वाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बैच। ठीक है ना। तो इस बैच में हम लोग पूरा सोम कवर करेंगे। 27 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, ये कलर आपको शायद अगर ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। 27 अगस्त को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है सोम का। ये सोम का स्पेशल बैच है।
दिस इज द स्पेशल बैच ऑफ सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग, ठीक है, पेन चेंज कर दिया बेटा, ठीक है। तो इसमें हम लोग 27 अगस्त से जो बैच शुरू हो रहा है, इसमें हम लोग जेई, एई, गेट, टीएससी सारा कुछ लेवल तक हम लोग कवर करेंगे। लगभग मान के चलिए सोम के इस बैच में 70 आवर्स, 70 से 80 घंटा तक आपको जो है पढ़ाया जाएगा। पूरी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, पूरी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, और इसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। आपको जेई के सारे क्वेश्चंस, एई के क्वेश्चंस, गेट के, प्रीवियस ईयर के आईएएस के क्वेश्चंस, वो सब कराए जाएंगे। तो इस पोस्टर को मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से, शायद मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था, तो आप लोग इस मैसेज को शेयर करिए लोगों तक, जो भी मैक्सिमम लोग जुड़ सके हमारे बैचेस से। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मान लीजिए सोम, एक बार अगर आपने यहाँ सोम पढ़ लिया, फिर आपको कभी भी सोम का कोई क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो किस लेवल तक हो। एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और हम इसको ले जाएंगे मैक्सिमम लेवल तक। अच्छा, इसकी एक और ख़ास बात समझ लीजिए, इस बैच का ख़ास बात ये है कि इसकी फ़ीस जो है वो लगभग नगण्य रखी गई है, ठीक है ना, वो न के बराबर है। केवल 799 रुपये फ़ीस रखी गई है इस बैच का। तो 799 में सोम पढ़ाना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा मेहनत करके पढ़ाना पड़ेगा, और फ़ी बहुत कम रखी गई है। आपका ये भी बेनिफिट है, लॉकडाउन है और ये चीज़ें जो कोरोना कोविड-19 की समस्या है उसके मद्देनज़र देखा गया चीज़ों को। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग आरएसी कर रहे थे, आपको पता ही होगा, हम लोग आरएसी की क्लास पढ़ रहे थे, और आरएसी की क्लास पढ़ते समय हमने काफ़ी कुछ पढ़ रखा था। तो आइए आज आरएसी का एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आरएसी का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए, पहला क्वेश्चन लगाइए ज़रा, पहला क्वेश्चन लगाइए, पहला क्वेश्चन लगाइए। ये क्वेश्चन एसएससी जेई में आ चुका है, ये क्वेश्चन एसएससी जेई का क्वेश्चन है। सब लोग ट्राई करिए। गुड इवनिंग लाल बहादुर, गुड इवनिंग रोहित राय, गुड इवनिंग सौम्या त्रिपाठी, ओके सर। धीरज कुमार, जीडी सर का डायलॉग बोलो यार, हाँ जी। चलिए आप लोग शेयर कर दो बेटा जितने लोग जुड़े हैं, और ये क्वेश्चन करिए ज़रा, सब लोग फटाफट करिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, क्या आंसर आएगा बताइए, क्या इसका आंसर आएगा बताइए, ठीक है। एक बार सब लोग पढ़ लीजिए। सौम्या त्रिपाठी, आपने मैसेज डिलीट कर दिया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सौम्या, गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन लगाओ बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज की क्लास मिली जुली है, क्वेश्चंस भी हैं और थियरी भी हैं, ठीक है ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि वेपर कंप्रेशन साइकिल हमने आपको पढ़ाया था, वीसी साइकिल हमने पढ़ाया था, आज मैं आपको एयर कंप्रेशन साइकिल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, सॉरी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि वीसी साइकिल में आप कैसे बढ़ाएंगे और कैसे घटाएंगे उसकी परफॉर्मेंस को, उसके बारे में बात करूंगा। इसका तब तक ये क्वेश्चन लगाइए, कुछ लोग इसकी वैल्यू 3 निकाल रहे हैं। देखिए सीओपी पूछा है ना, रेफ्रिजरेटर का सीओपी पूछा है, तो सीओपी क्या होता है बेटा, सीओपी क्या होता है बताइए। सीओपी होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू इनपुट। क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू इनपुट, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब जो क्यू ट्रांसफर हो रहा है ना, जो क्यू आपका निकल रहा है वही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। तो कितना दिया है क्यू, 360 दिया है। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो 360 दिया है इन्होंने, जो 360 दिया है इन्होंने, क्यू दिया है वो किलो जूल पर मिनट में दिया है। 360 इन्होंने जो दिया है वो किलो जूल पर मिनट में दिया है। बोलो भाई किसमें दिया है, किलो जूल पर मिनट में दिया है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा ना,
इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों ने आंसर निकाल लिया है, ठीक है। तो जो 360 है इसको चेंज करना पड़ेगा। 360 जो दिया है किलो जूल पर मिनट में दिया है, तो इसको आप चेंज करेंगे तो 360/60 कर देंगे तो किलो जूल पर सेकेंड में आएगा। पर सेकेंड में हम क्यों कर रहे हैं? पर सेकेंड में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो W दिया है वो वाट में दिया है, और वाट का मतलब क्या होता है? किलो जूल पर सेकेंड। वाट का मतलब क्या होता है? किलो जूल पर सेकेंड। इसलिए हमको इसको भी किस में करना पड़ेगा? किलो जूल पर सेकेंड में ही करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो देखिए हमने 360 किलो जूल पर मिनट को किलो जूल पर सेकेंड में करेंगे तो ये शायद कट जाएगा, और कट के कितना आ जाएगा? 6×4 = 36। ये आ गई वैल्यू 6। आरी की वैल्यू आ गई 6। अंबुज शुक्ला, सॉरी सर मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं अंबुज, अभी हमने शुरू ही किया है। उसके बाद देखिए पावर इनपुट कितना दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर का? 2 किलोवाट। तो सीधे से 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कट जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आंसर? 3 आ जाएगा। तो COP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। COP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब दीजिए। द एक्सपेंशन प्रोसेस इन द थ्रॉटलिंग डिवाइस ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल। यहाँ किस साइकिल की बात हो रही है? VC साइकिल की बात हो रही है। यहाँ VC साइकिल की बात हो रही है। तो इसमें एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए पूछा जा रहा है किस डिवाइस का इस्तेमाल होगा। ओके अंबुज। विशाल, सॉरी सर मैं लेट हो, कोई बात नहीं विशाल, अभी हम लोग शुरुआत ही किए हैं, अभी कुछ छूटा नहीं आपका। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। आज की क्लास बहुत लंबी है भी नहीं, छोटी क्लास है, लेकिन कई सारी नई नई चीज़ें हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बोलो भाई इसका आंसर क्या होगा? क्या लग रहा है? क्या इसका आंसर होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए सवाल तो बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस इसलिए नहीं है कि VC साइकिल में पूछा है, और VC साइकिल में आपको पता है कि एक्सपेंशन डिवाइस कौन से इस्तेमाल करते हैं हम लोग? एक्सपेंशन डिवाइस हम लोग कौन से इस्तेमाल करते हैं आपको पता ही होगा, और हमने आपको बताया भी था क्या इस्तेमाल करते हैं? थ्रॉटल वॉल्व। क्या इस्तेमाल करते हैं? थ्रॉटल वॉल्व। हम टरबाइन इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम थ्रॉटल वाल्व इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। हम थ्रॉटल वाल्व इस्तेमाल करते हैं। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं VC साइकिल का। अच्छा मान लो बेटा, तो इसके हिसाब से थ्रॉटल वाल्व जो है उसमें क्या होगा? उसमें थ्रॉटलिंग होगा। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ क्या होगा? थ्रॉटलिंग होगा। और जब थ्रॉटलिंग होगा, थ्रॉटलिंग आपका कैसा प्रोसेस है? जहाँ पे इंथैल्पी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो कहीं पर अगर इंथैल्पी कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस का नाम हम क्या देंगे? आइसेंथैल्पिक, ठीक है ना। इंथैल्पी कांस्टेंट का मतलब प्रोसेस का नाम क्या देंगे? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो आइसेंथैल्पिक यहाँ पे हुआ है, कुछ लोग डी कह रहे हैं, नहीं भाई डी नहीं होगा बेटा, आइसेंथैल्पिक होगा ना। VC साइकिल में हम एक्सपेंशन डिवाइस के रूप में थ्रॉटल वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। थ्रॉटल वाल्व में थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में इंथैल्पी कांस्टेंट होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आइसेंथैल्पिक। क्या आंसर होगा बच्चा? आइसेंथैल्पिक। तो इसका आंसर क्या लग गया? आइसेंथैल्पिक। अच्छा भाई, लेकिन बेटा देखो इस सवाल से एक सीख लेने वाली बात भी है। क्या सीख लेने वाली बात है? जरूरी नहीं है कि हमेशा
जरूरी नहीं है कि हमेशा वीसी साइकिल पे ही क्वेश्चन आए। यहाँ पे कौन सी साइकिल ली हमने? वीसी साइकिल। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, चलिए क्वेश्चन को मैं और आसान कर दे रहा हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में एक्सपेंशन डिवाइस क्या इस्तेमाल होता है? एक्सपेंशन डिवाइस के रूप में आप किसका प्रयोग करेंगे? कमेंट करके आंसर बताइए। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में एक्सपेंशन डिवाइस के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे? हम आपको बता चुके हैं कि वीसी साइकिल में, हम आपको बता चुके हैं कि वीसी साइकिल में एक्सपेंशन डिवाइस क्या होती है? हम आपको बता चुके हैं कि वीसी साइकिल में एक्सपेंशन डिवाइस क्या होती है? थ्रॉटल वाल्व। तो मुझे बताइए कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में अगर एक्सपेंशन डिवाइस आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में एक्सपेंशन डिवाइस क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग लाइक नहीं करते हैं क्या वीडियो? 22 लोग ऑनलाइन हैं और लाइक्स केवल 14 ही हैं। लाइक कर दो यार, ठीक है, ठीक है, लाइक कर दो। अभी सब भी कहना पड़ेगा तुम लोगों को। तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, सॉरी एक्सपेंशन डिवाइस क्या होता है? ये टरबाइन होता है। एक दो बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं धीरज कुमार ने सही आंसर दिया है सबसे पहले। अब धीरज मुझे आप बताएंगे कि टरबाइन यहां पर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वीसी साइकिल में टरबाइन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो फिर हम एयर रेफ्रिजरेशन में टरबाइन का प्रयोग क्यों करते हैं? अगर यहां कर रहे हैं तो फिर यहां क्या दिक्कत थी? क्या आपको ये आइडिया है? मुझे कोई बताएगा? मुझे बताइए धीरज कि यहां पर अगर हम टरबाइन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो यहां क्यों कर रहे हैं? यहां क्या फायदा है? मुझे बताइए। ठीक है ना, एक प्रश्न बनता है कि नहीं? एक प्रश्न बन रहा है ना कि अगर यहां टरबाइन नहीं यूज कर रहे हैं तो फिर यहां टरबाइन क्यों यूज कर रहे हैं? यहां टरबाइन यूज करने से क्या हमारा फायदा है, क्या हमारा नुकसान है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं? कमेंट करके बताइए। प्रश्न समझ में आ रहा है? अगर प्रश्न समझ में आ रहा हो तो मैं पूरा एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल ही आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? सुजीत सिंह ने कमेंट किया है ब्लेड इरोड हो जाएगा वीसी साइकिल में। सुजीत ये ठीक है, लेकिन ये एकदम करेक्ट एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ब्लेड इरोड होना इज नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम, उसके अलावा भी कुछ बातें हैं, ठीक है ना। अब हम वो बताने जा रहे हैं आपको कि वीसी साइकिल में हम लोग थ्रोटल वाल्व का प्रयोग क्यों करते हैं और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम लोग टरबाइन का प्रयोग क्यों करते हैं। आइए हम लोग इसको जानने से अच्छा है कि हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल ही थोड़ी बहुत सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा, हाँ सबसे अच्छा जवाब दिया है धीरज ने, वर्क मिलेगा, यहां वर्क मिलेगा। यहां वीसी साइकिल में जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो वेपर है, ये वेपर कंप्रेशन साइकिल है ना, तो वेपर में लिक्विड है, वेपर लिक्विड का कॉम्बिनेशन है तो लिक्विड के होने के कारण हमें वर्क की बहुत वैल्यू नहीं मिलेगी, और वहां पर ये है, वहां पर नहीं। हाँ सही सही सही, यास्मीन अली गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यास्मीन। तो यहां पे वर्क ज्यादा नहीं मिलेगा हमें। यहां अगर हम टरबाइन लगा देते हैं तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, हमारा जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा। कॉस्ट तो इंक्रीज कर जाएगा टरबाइन लगाने से, लेकिन वर्क उतना नहीं मिलेगा जो हमारे काम का हो। लेकिन यहां टरबाइन लगाते हैं तो अच्छा खासा वर्क मिलेगा, उसी वर्क से हम कंप्रेसर को चला सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट है बनस्पत इसके और इसके क्या यूज कर रहे हैं इन सारी चीजों को लेके। अब आइए, मेरा मन है थोड़ा सा मैं आपको एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल ब्रीफ कर देता हूं, थोड़ा सा मैं आपको एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ा देता हूं। बात चली है तो थोड़ा सा एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको पढ़ा दिया जाए। जानते हैं आप लोग एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है? और जैसे ही आप एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ लेंगे ना, आज के क्लास का जो है कई सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है ना। अच्छा,
अच्छा, इस साइकिल को तो हम लोग पढ़ेंगे ही। एक आप लोगों से मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आज, वो इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आपका ही पार्ट है। हम लोग टाइमिंग में थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं। हम लोग टाइमिंग में थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं। अभी मैं 7 बजे लाइव आता हूँ, 7 PM पे मैं लाइव क्लास लेता हूँ। ठीक है ना, आप इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है पंकज जी, देखिएगा जरा कि किसके साथ बहुमत ज़्यादा है। हाँ, 7 बजे मैं अभी लाइव लेता हूँ। मुझे इस टाइम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है शेड्यूल के कारण। मेरे पास इसके अलावा 2 ऑप्शन हैं, मेरे पास विकल्प 2 हैं। एक विकल्प मेरे पास है 7:30 बजे का, 7:30 PM का, और एक विकल्प है 8 PM का। ठीक है ना, और आपकी जो क्लास होने वाली है वो मंडे से आपकी क्लास 2.5 घंटे पर डे चलेगी, 2.5 घंटे पर डे। तो आप मुझे बताइए, आप लोग 7:30 से पढ़ना चाहेंगे कि 8 से पढ़ना चाहेंगे? ठीक है ना पंकज जी, देखिएगा कौन सा ज़्यादा आ रहा है, बहुमत किधर है, 7:30 बजे से है कि आपका 8 बजे से है? 2 क्लासेस पर डे होंगी, 2 क्लासेस पर डे, 2 क्लासेस पर डे आपको चलेगा। एक सब्जेक्ट आपका चलेगा 1.5 घंटा लगभग, और एक सब्जेक्ट आपका 1 घंटा। 2 क्लासेस 2 सब्जेक्ट पर डे चलेगा यूट्यूब पर। तो आप लोग बताइए, 7:30 चाहते हैं कि आप लोग 8 चाहते हैं? ठीक है, ये आप बताइए। अब आप कमेंट करते रहिए, तब तक मैं एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको बताता हूं। चलिए, 7:30 ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं क्या? हैं, ज़्यादातर लोग को 7:30 चाहिए, 7:30 वाले ज़्यादा हैं। अच्छा, हमको लगा तुम लोग को 8:30 पसंद नहीं होगा, सीधे 8 बजे कहोगे। चलो, अब देखो, अगर एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि हमारे पास वीसी साइकिल पहले से था, हमारे पास वीसी साइकिल पहले से था। ठीक है ना, बहुमत 7:30 पे जा रहा है। हाँ, अजय पाल 5 बार, अजय पाल एकदम अलग बच्चा है। तो वीसी साइकिल जो है हम लोग पढ़े हैं। अब मुझे देखो, पहला प्रश्न तो ये उठता है कि जब वीसी साइकिल हमारे पास ऑलरेडी है, देन वाई वी आर गोइंग फॉर एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल? हम इस पे जा ही क्यों रहे हैं? जरूर सी बात है कि इसकी कुछ डीमेरिट्स रही होंगी ना, इसकी कुछ न कुछ डीमेरिट्स रही होंगी, कुछ न कुछ इसमें कमियां रही होंगी, कुछ न कुछ इसमें डिसएडवांटेजेस रहे होंगे। बोलो भाई, इसमें कुछ न कुछ कमियां रही होंगी ना, तभी तो इसको हमें पढ़ाना पड़ा, तभी तो हमें इसको सीखना पड़ा। ठीक है ना? सुजीत सिंह, आप अपना विचार प्रकट करें कि आप 7:30 चाहते हैं कि 8 चाहते हैं? विशाल बेटा, 7 बजे, विशाल थोड़ा सा चेंज है। हाँ, 7 पे थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है, 7:30 करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम शेड्यूल पूरा लगा रहे हैं ना, उसमें सिविल भी इन्वॉल्व होगा, मैकेनिकल के 2 सब्जेक्ट होंगे, तो इसलिए मुझे 7:30 तो करना ही पड़ेगा। या 7:30 या फिर आपका करना पड़ेगा मुझे 8। तो आप जो बताइए। तो डीमेरिट्स ऑफ वीसी साइकिल, वीसी साइकिल की कमियां देखिए, वीसी साइकिल की डीमेरिट्स क्या होती हैं, क्या क्या कमियां हैं वीसी साइकिल में, देखिएगा। देखिए, वीसी साइकिल में देखिए, वीसी साइकिल की एक कमी है, वीसी साइकिल की एक कमी है कि उसमें देखिए हर प्रोसेस के लिए एक एक डिवाइस लगी हुई है, जिसके कारण ये इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये बहुत बल्कि है, बहुत ज़्यादा वेट होता है। वीसी साइकिल का डीमेरिट क्या है? ये हैवी वेट का होता है। वीसी साइकिल का एक डीमेरिट है कि ये हैवी वेट का होता है। ठीक है ना, अब हम चाहते हैं कि हम हैवी वेट हम नहीं चाहते हैं, हमको है कि हमें हैवी वेट नहीं चाहिए। हैवी वेट हमें कहाँ नहीं चाहिए? हैवी वेट हमारे लिए हैवी वेट की जो दिक्कत है वो कहाँ जगह है? हैवी वेट हम चाहते हैं, कहाँ नहीं चाहिए हमें हैवी वेट? चलिए, हैवी वेट की जो समस्या है वो खास तौर पे हमें कहाँ प्रॉब्लम देती है? खास तौर पे हमें कहाँ पे प्रॉब्लम देती है? हैवी वेट की जो समस्या है वो खास तौर पे हमें प्रॉब्लम देती है एयरक्राफ्ट्स में। कहाँ दिक्कत देती है? एयरक्राफ्ट्स में। हमें खास तौर पे कहाँ समस्या देती है? एयरक्राफ्ट्स में।
एयरक्राफ्ट में बहुत हैवी वेट हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट में समस्या देती है। तो पर्टिकुलरली अगर हमें एयरक्राफ्ट में यूज करना है तो वहां हम वीसी साइकिल यूज करने में लगभग असमर्थ हैं, और वहां हम एक नया विकल्प लेके आए हैं, और उस विकल्प का नाम है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ये प्रश्न बहुत बनता है, ये प्रश्न खूब बनता है कि एयरक्राफ्ट में हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मेजॉरिटी तो साथ रहो भाई। सर आप कैसे डाउनलोड करेंगे ऐप? हाँ, ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे मैं अभी क्लास के बाद सारी बातें बताऊंगा। आपका नया शेड्यूल, आपके ऐप के बारे में, आपके पेड बैचेस के बारे में, सोम वाले बैच के बारे में सब बताने वाला हूं। आप मेरे साथ क्लास बने रहिए। पहले हम लोग क्लास पढ़ लेते हैं, फिर लोग ऐप के बारे में भी आएंगे। तो ये क्वेश्चन खूब आता है कि बताइए एयरक्राफ्ट में, ये क्वेश्चन खूब आता है कि एयरक्राफ्ट में कौन सा साइकिल यूज होता है, तो क्या बताएंगे आप? एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। इस पर एक क्वेश्चन मैंने शायद डाला भी है, मैं अभी चेक कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन शायद मैंने भी डाला है इसमें, मैं अभी इसको चेक कर लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 देखिए एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पर ही है। थोड़ा पंकज जी वहीं रखा है, वो जहां रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पर ही है। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पर ही क्वेश्चन है, इसका आप आंसर बता सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं रह गया। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पर ही ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पे ही क्वेश्चन है। और ये क्यों प्रीफर करते हैं, प्रिफरेबली यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट्स, व्हाई दिस इज यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट, व्हाई दिस इज प्रीफर्ड इन द एयरक्राफ्ट, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। आपको अगर पता हो तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के और भी कई सारे नाम होते हैं, ठीक है ना, गूगल पर सर्च करिए ठीक है, गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यास्मीन अली, गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसीलिए तो क्लास पढ़ा रहा हूँ ना। व्हेन आई एम प्रेजेंट हियर, तो फिर गूगल की क्या जरूरत है? मैकेनिकल वालों के लिए तो गूगल से पर्याप्त मैं ही हूँ, मैं करा दूंगा आपको। मैकेनिकल के बच्चों को गूगल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके कुछ और नाम होते हैं, बेल कोलेमैन साइकिल भी बोलते हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेल कोलेमैन साइकिल, ठीक है ना, सब नाम जानते रहिए। आज प्रैक्टिस सेशन ले रहा हूं तो नाम जानते रहिए। इसको हम लोग वेल कोलेमैन साइकिल भी बोलते हैं, इसको हम लोग जूल साइकिल भी बोलते हैं, जूल साइकिल भी बोलते हैं, रिवर्स द ब्रेटान साइकिल भी बोलते हैं, लिक्विफिकेशन साइकिल भी बोलते हैं। देयर आर वेरियस नेम्स, बट व्हाट मे बी द क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इनसाइड योर एग्जामिनेशन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एसएससी जेई। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो परीक्षा होती है वहां पूछा गया है। देखिए दो चीजें होती हैं बेटा, आप क्या पढ़ते हो और क्या पूछा जाता है। आपने सब रट के आप बैठे हो, लेकिन जो पूछा जाएगा वो पता ही नहीं है आपको, तो फिर आप कैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे? ओके, सो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा किस टॉपिक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ रहे हैं तो श्योर समझिए कि 90% चांस है कि क्वेश्चन यही आएगा कि व्हाई इट इज प्रिफर्ड इन द एयरक्राफ्ट्स, and the answer is this is preferred in the aircrafts because of the fact that it has a lower weight as compared to the VC cycle. It is preferred in the aircraft because of the demerit, because of the disadvantage of VC cycle. VC cycle is very fantastic cycle, it is very competent, it is very it has very good efficiency, but there is only one issue, and the issue is heavy weight. So एयरक्राफ्ट में तो हैवी वेट नहीं यूज कर सकते ना, दैट इज वाई इट इज प्रीफर्ड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, इट्स वेट पर टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन इज लो, ठीक है ना। मोहित जायसवाल, दे आर सर्चिंग ऑन गूगल, अच्छा, ओ माई गॉड सॉरी, अच्छा 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 अच्छा, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा कि आप इस क्वेश्चन को कह रही हैं यास्मीन कि गूगल पे सर्च कर लेते हैं। यास्मीन वाज
टॉकिंग अबाउट आर एप्लीकेशन मेक माई करियर का एप्लीकेशन गूगल पे कब आएगा, उसकी बात हो रही थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वो आपका 24 से 25 तारीख तक आ जाएगा। 24 से 25 तारीख तक गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन उपलब्ध होगा। चलिए कुछ बातें और करते हैं। जब एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात चली है तो हम लोग कुछ बातें और कर लेते हैं। नहीं सर वो ऐप के बारे में कह रही हैं। जी धीरज जी मैं समझ गया, ठीक है ना, वो मिस्टेक हो गया मेरे से। हम लोगों को ना मिस्टेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मिस्टेक्स नहीं करेंगे ना तो हमें भ्रम हो जाता है कि हम लोग भगवान हो गए हैं, बिकॉज गॉड नेवर कमिट्स मिस्टेक्स। सो इंसान है तो मिस्टेक्स करना भी ज़रूरी है। चलिए आइए देखते हैं एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में कुछ बातें और देखते हैं। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में कुछ बातें और देखते हैं भाई। क्या देखा जाए और बातें? सबसे पहले इसमें क्या सेंटेंस देखेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो ये लेस वेट का है ना, इसके बारे में जानकारी क्या मिली कि इसका वेट क्या है, कम है। इसके बारे में एक जानकारी आपको और मिली कि इसीलिए ये कहाँ यूज होता है, एयरक्राफ्ट्स में। कहाँ यूज होता है, एयरक्राफ्ट्स में। हाँ आपने पूछा कि ऐप कैसे डाउनलोड होगा, तो मैम ने बताया कि ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आ जाएगा 24 से 25 तारीख तक। ठीक है, हम लोग आते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल पे। कौन सा रेफ्रिजरेशन? एयर रेफ्रिजरेशन। अच्छा, तो इसके बारे में दो क्वेश्चन तो आप जान गए कि इट हैज़ लेजर वेट एंड इट कैन बी यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट बिकॉज ऑफ इट्स लेजर वेट। और भी जान सकते हैं चीज़ें इसमें, ये जान सकते हैं कि इसमें एक्सपेंशन डिवाइस क्या इस्तेमाल होती है। एक्सपेंशन डिवाइस क्या इस्तेमाल होती है बच्चों? इसमें एक्सपेंशन डिवाइस इस्तेमाल होती है टरबाइन। क्या इस्तेमाल होती है? टरबाइन। यहां हम लोग थ्रोटल वाल्व नहीं लगाते हैं, यहां हम क्या लगाते हैं? टरबाइन। अगर हम इसके सारे कंपोनेंट पे बात करें, अगर हम इसके सारे कंपोनेंट पे बात करें तो टरबाइन के अलावा भी एक चेंज इसमें और होता है। इसमें एक चेंज और होता है एज कंपेयर टू द वीसी साइकिल। अगर वीसी साइकिल और इसको कंपेयर करें तो एक चेंज और होता है। एक चेंज ये होता है कि वीसी साइकिल में आप कंडेंसर यूज करते हैं, इवेपोरेटर यूज करते हैं। यहां पे क्या यूज होता है? हीटर एंड कूलर। यहां पे क्या यूज करते हैं? हीटर एंड कूलर। वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? वीसी साइकिल में हम लोग यूज करते हैं कंडेंसर और इवेपोरेटर। लेकिन यहां हम इवेपोरेटर के स्थान पे हीटर यूज करते हैं और जो कंडेंसर होता है उसके स्थान पे हम लोग कूलर यूज करते हैं। अब आप पूछेंगे सर कि यहाँ पे हम लोग हीटर और कूलर क्यों यूज कर ले रहे हैं, वहां पे क्यों नहीं यूज किया? भाई कंडेंसर जो होगा, जो कंडेंसर आपका होगा वो तो महंगा होगा ना, कंडेंसर भी महंगा होगा, साथ ही साथ आपका इवेपोरेटर भी महंगा होगा। ठीक है, लेकिन कूलर और हीटर तो उतना महंगा नहीं होगा क्योंकि टेक्निकली वो इतना स्मार्ट डिवाइस नहीं है। तो जब इससे हमारा काम चल रहा था तो हम वेपर कंप्रेशन साइकिल में हम क्यों यूज करने गए थे इवेपोरेटर और कंडेंसर? मुझे लगता है मेरी सारी बातें, वो तार्किक प्रश्न आप तक पहुंच रहे हैं ना। जरा मुझे थम्सअप करके बताइए, मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, तो आप लोग थम्सअप करके बताइए क्या मेरे सारे प्रश्न आप तक पहुंच पा रहे हैं। क्या प्रश्न मेरा है? मेरा प्रश्न ये है कि भैया हम लोग जब वीसी साइकिल में इवेपोरेटर यूज कर रहे थे, हम वीसी साइकिल में क्या यूज कर रहे थे? कंडेंसर यूज कर रहे थे। लगता है तुम लोग वीसी साइकिल भूल गए। तुम लोगों की यही तो खासियत है, आगे पढ़ते जाते हो पीछे का भूलते जाते हो। इतने मतलब स्मार्ट स्टूडेंट तो मुझे लगता है पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। देखो याद आ रहा है? बोलो, याद करो जरा इसको भाई। इवेपोरेटर था यहाँ पे ना, यहाँ क्या था बच्चों? यहाँ कंप्रेशर था। याद है यहाँ क्या था? कंप्रेशर। फिर कंप्रेसर से आगे बढ़े थे तो यहाँ क्या था बताओ, याद करो। यहाँ कंडेंसर था। क्या था? कंडेंसर। और कंडेंसर से आगे बढ़े थे तो क्या था बच्चों? एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व से आगे बढ़े थे तो लास्ट में क्या था? इवेपोरेटर। और ये साइकिल कुछ इस तरह से जा रही थी। कुछ बच्चे तो हैं साइकिल को इधर भी घुमा देंगे, क्लॉकवाइज ही ना घुमा दें, साइकिल एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, ध्यान रखिएगा। ये याद है ना? मैं लैपटॉप देख लूँ जरा भाई, कमेंट आपका। चलिए, ये याद है? आप लोग शेयर कर दो बेटा
और इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत कम लोग देख रहे हैं शायद, इसको वॉचिंग बढ़ाइए। जो आपको चीज़ें जो मिल रही हैं वो यूनिक हैं। इस तरह से कंपैरिजन करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके कोई नहीं दिखाने वाला आपको, ठीक है ना। ब्यूटी मस्ट बी अप्रिशिएटेड। इफ द थिंग्स आर ब्यूटीफुल, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्रिशिएट ऑन अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म, whether it is सोशल नेटवर्किंग और यूट्यूब और व्हाट्सएप, वट एवर इट इज। तो आपका जिम्मेवारी है कि आप इसको फैलाइए। यू पीपल आर माई ब्रांड एम्बेसडर्स, ठीक है ना। मैंने जॉन अब्राहम को नहीं हायर कर रखा है प्रचार करने के लिए, तो आप ही लोग हैं हमारा प्रचार। ये आपको याद होगा, ठीक है। ये कंडेंसर है, कंप्रेशर है, यहाँ क्या लगा हुआ है, थ्रोटल वाल्व। अब बच्चों होता क्या है ना, होता ये है कि देखो भाई यहाँ पे ना कंडेंसर और इवेपोरेटर हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें वेपर से डील करना है, लिक्विड से डील करना है, लिक्विड प्लस वेपर से डील करना है, कंडेंसर में भी इवेपोरेटर में भी। बात समझ में आ रही है। वीसी साइकिल याद है, वीसी साइकिल सबको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं बना देता हूं। आइए बना देता हूं आपके सामने वीसी साइकिल। वीसी साइकिल मैं यही बना देता हूं, छोटा सा बना देता हूं, तुम लोग समझ जाओगे। वीसी साइकिल यहां बना दूं कि यहां बना दूं, चलो यहां बना देता हूं। सबको वीसी साइकिल याद होगा, वीसी साइकिल याद होगा। ये वेपर डोम है, वेपर डोम का मतलब है यहाँ लिक्विड रहेगा, यहाँ लिक्विड और वेपर रहेगा, यहाँ केवल वेपर रहेगा। आपको याद होगा कि कंप्रेशर यहाँ जाएगा, कंप्रेशर यहाँ जाएगा। ये तो टेढ़ी लाइन बन गई, इतिहास गवाह है, मुझसे सीधी लाइन बनती नहीं एक बार में। चलो ये हुआ ना, ये कंप्रेसर हो गया। ये इधर गया तुम्हारा कंडेंसर था, और इसके नीचे आया था इवेपोरेटर, इसके नीचे एक्सपेंशन थ्रॉटलिंग वॉल लगा था, और देखो लास्ट में क्या था, यहाँ इवेपोरेटर था। अब मुझे बताओ यहाँ इवेपोरेटर क्यों नहीं आ रहा, बोलो भाई। अब रुक जाओ जरा, अब देखो ध्यान से, ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है कंडेंसर, और ये तुम्हारा क्या है, इवेपोरेटर। अब देखो कंडेंसर और इवेपोरेटर, अच्छा लगता जाए थम्स अप करते जाओ, ठीक है ना। अच्छा वीडियो लग रहा है, थम्स अप करते जाइए, ठीक है। जो चीज़ पढ़िए कंसेप्चुअली 100% बनिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से बोलते हैं, आते कहते हैं सर हम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं बोलता हूँ तुमको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्फिडेंस दो शब्द होते हैं, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है कॉम्पिटेंट। जिंदगी में कॉम्पिटेंट बनने का प्रयास करिए, कॉन्फिडेंट बनने का प्रयास मत करिए। इफ़ यू आर कॉम्पिटेंट यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। सचिन तेंदुलकर का भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है, शाम को मैच होता है, सुबह उनको भी एक बार डर लगता है कि कहीं आउट ना हो जाएं, लेकिन सचिन फिर भी आउट नहीं होते क्योंकि वो कॉम्पिटेंट हैं। कॉम्पिटेंट मतलब योग्य हैं, और योग्यता कब आती है, मेहनत से आती है। जब आप अपने विषय में, अपने सब्जेक्ट में आप योग्य हैं, कॉम्पिटेंट हैं, तो कॉन्फिडेंस तो 100% आ ही नहीं सकता। मोदी जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन जब वो जाते होंगे माइक पे तो एक बार उनके मन में भी रहता होगा कि सही से बोल पाएंगे कि नहीं आज। तो ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी मच कॉम्पिटेंट रादर देन हैविंग वेरी मच कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा बच्चों, लेकिन जब तक आप सही सही चीजें नहीं जानेंगे ना, आपको पता नहीं, आपने रट के रखा है केवल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करिए, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करिए तो केवल आप बताते क्या हैं कि वो वेट का इशू है, लेकिन उससे संबंधित सारी बातें समझिए ना। देखिए बात को, तो यहां देखिए, चाहे वो कंडेंसर हो चाहे वो इवेपोरेटर हो, चाहे वो कंडेंसर हो चाहे वो इवेपोरेटर हो, वो कहां लगा हुआ है, वो लगा हुआ है लिक्विड प्लस वेपर रीजन में। लिक्विड प्लस वेपर रीजन का मतलब है, लिक्विड प्लस वेपर रीजन का मतलब है, थम्स अप करिए, लिक्विड प्लस वेपर रीजन का मतलब है कि वो फेज चेंज से डील कर रहा है। वीसी साइकिल में वो फेज चेंज से डील कर रहा है, लेकिन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में वो फेज चेंज से डील नहीं करेगा। वहां पे तो आपको फेज चेंज है ही नहीं। जब फेज चेंज से नहीं डील करेगा तो इतनी महंगी महंगी डिवाइस क्यों लगाएंगे। हमारा काम हीटर और कूलर से ही हो जाएगा, हमारा काम हीटर और कूलर से हो जाएगा, क्योंकि वहां फेज चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो ये कारण है कि वहां पे हम लोग हीटर और कूलर लगाते हैं इन प्लेस ऑफ कंडेंसर एंड इवेपोरेटर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इस साल एसएससी जेईई में यही पूछ सकता है कि हाउ कैन वी यूज हीटर एंड कूलर इन प्लेस ऑफ कंडेंसर एंड इवेपोरेटर। आंसर लिखा होगा वी कैन यूज द heater and cooler in the place of condenser and evaporator because there is no phase change occur inside a air refrigeration cycle.
If there is no phase change, then why we are using so much costly device? हमें जरूरत ही नहीं है इसकी, हम सस्ता काम कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में देखते रहिए कि बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना, खाली हैवी वेट का मसला नहीं है। तो ये सारी बातें एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में थी, ठीक है, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ये साइकिल पूरा मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप बात समझ गए होंगे और इससे आए हुए क्वेश्चंस भी आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं, ऐसी मेरी आशा है। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपने कर लिया। दूसरा सवाल, ये बेल कोलेमन साइकिल पे सवाल है। बेल कोलेमन साइकिल को मैंने बता दिया, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, जूल साइकिल होता है, जो भी कुछ कह लो। ये सवाल भी आपने कर लिया, ये सवाल भी आपने कर लिया। ये सवाल लगा, ये बहुत ही शानदार सवाल है। ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है बेटा जिसके पीछे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट छुपे हों। क्वेश्चन कहीं से अलग थोड़ी आता है, कॉन्सेप्ट से ही आता है, ठीक है ना। जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जिनको मैं अपनी भाषा में लॉलीपॉप क्वेश्चन कहता हूं, सिर्फ उनको लगा लेने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। और जिसके पढ़ने की जिज्ञासा इतनी मर गई है कि वो 4 क्वेश्चन रट करके एग्जाम पास करना चाहता है, उसका पढ़ना न पढ़ना सब बराबर है। थोड़ा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज कोई डिसलाइक किया कि नहीं? मैं हमेशा डिसलाइक वालों का वेट करता हूं कि कौन से महानुभाव हैं जो डिसलाइक करते हैं, ठीक है ना। मेरा वीडियो अगर नॉन टेक वाले भी देख लें तो कम से कम उनको ये तो समझ में आ जाएगा कि फ्रिज खोल के बनाना कैसे है, फिर भी लोग डिसलाइक करते हैं, तो अच्छी चीज़ है, मैं उनका वेलकम करता हूँ। आप इसका आंसर बताइए मुझे इसका आंसर बताए तो मैं पानी पीता हूँ जरा। आंसर बताइए मुझे इसका सब लोग। अंकल जी कमेंट डाल दीजिएगा, वो जो कमेंट डालते हैं। इसका आंसर बताइए। लोअरिंग द इवेपोरेटर प्रेशर इन द वेपर कंप्रेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन साइकिल में अगर इवेपोरेटर प्रेशर को लोअर कर दिया जाए, लोअर मतलब घटा दिया जाए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? चलिए, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, और लोग जवाब दीजिए। प्लीज वीडियो को शेयर करो बेटा, सब लोग इसको शेयर कर दो वीडियो को, फिर मैं आगे बताता हूं। केवल मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, बल्कि इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दूंगा कि कैसे ये हो गया, जो चीज़ भी होगा वो कैसे होगा। खाली पढ़ने से थोड़े काम चलेगा, वो चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है। किसके बारे में बात हो रही है? इवेपोरेटर प्रेशर के बारे में बात हो रही है। इवेपोरेटर प्रेशर, अच्छा क्वेश्चन है राहुल कुशवाहा, अच्छा क्वेश्चन है जी राहुल, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको सीखते हैं जरा, आइए जानते हैं जरा, आइए जानते हैं जरा। इसको सीखने के लिए ये क्वेश्चन तो आपको याद रहेगा ना, ये क्वेश्चन तो आपको याद ही रहेगा। कुल मिलाकर के वो देखिए पूछ रहा है कि इवेपोरेटर प्रेशर को घटा दिया जाए, इवेपोरेटर प्रेशर को घटा दिया जाए तो वेपर कंप्रेशन साइकिल में जो वर्क है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जो सीओपी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए मैं हमेशा कहता हूं, हमारा उद्देश्य एक क्वेश्चन लगा लेना नहीं है, हमारा उद्देश्य उस क्वेश्चन से संबंधित कॉन्सेप्ट को सीख लेना है, और उस क्वेश्चन से संबंधित जितने कॉन्सेप्ट होते हैं सबको सीख लेना है। तो हम चलते हैं अपने बोर्ड पे, और हम इस क्वेश्चन से संबंधित कितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं हम उनको सीखना चाहते हैं। चलिए हम सीखना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में और क्या क्या आ सकता है, इस क्वेश्चन से संबंधित चीजों में और क्या क्या आ सकता है। चलिए सबसे पहले वो इवेपोरेटर प्रेशर की बात कर रहा है, और किस साइकिल में बात कर रहा है? किस साइकिल में बात कर रहा है? वीसी साइकिल में। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम किया जाए? सबसे पहले हम लोग वीसी साइकिल को बना लिया जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइए सबसे पहले हम लोग वीसी साइकिल को बना लेते हैं बच्चों। दिस इज आवर वीसी साइकिल, दिस इज आई एम गोइंग टू मेक वीसी साइकिल।
this is 0.1 and this is something like this and this is this. This is 0.2, this is 0.3, this one is 0.4. ये VC साइकिल है। देखिए पढ़ते तो सब हैं बेटा, सिलेक्शन कुछ ही लोग का क्यों होता है। ठीक है, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। सर समझ में आ रहा है पर देर से इसलिए लग रहा है क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, बस समझ लेता हूँ। सर पेपर हिंदी में भी होता है नहीं, प्लीज़ बता दीजिए। हाँ, हिंदी इंग्लिश का इशू नहीं आएगा बेटा। जिन लोगों को भी हिंदी इंग्लिश का इशू आ रहा है उन्होंने अभी तक ज़्यादा काम नहीं किया है अपने सब्जेक्ट पर। आप मेरे साथ कंटिन्यूसली बने रहिए। 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन दिक्कत आएगा, हो सकता है ये दिक्कत 1 महीने भी जाए, लेकिन मेरा प्रॉमिस है 20-25 दिन बाद यू स्टार्ट्स इंजॉइंग द कॉन्सेप्ट एंड यू स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज की समस्या सॉल्व हो जाएगी, इट्स माई प्रॉमिस। लेकिन आप 15 दिन तक पढ़िए और कॉन्फिडेंस मत डाउन करिए कि आपको अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। अब क्या कहा जा रहा है आपसे? आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे ये कहा जा रहा है कि इवेपोरेटर के प्रेशर को डाउन कर दें। बोलो भाई, क्या कहा जा रहा है? कि इवेपोरेटर के प्रेशर को डाउन कर दें। तो सबसे पहले आपको खोजना पड़ेगा कि इवेपोरेटर लगा कहाँ है। इवेपोरेटर 4 से 1 में लगा है। आपसे कहा जा रहा है कि इवेपोरेटर के प्रेशर को डाउन कर दिया जाए। बोलो भाई, इवेपोरेटर के प्रेशर को हम लोग क्या कर दें? डाउन कर दें। जब आप प्रेशर को डाउन करेंगे तो टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। जब आप प्रेशर को डाउन करेंगे तो टेम्परेचर भी डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन होने का मतलब है कि जो नई लाइन मिलेगी वो इसके नीचे मिलेगी। भाई जब इसको डाउन कर देंगे तो ये लाइन जो यहाँ मिल रही है वो लाइन यहाँ नहीं मिलेगी, इसके नीचे मिलेगी। अब इसके नीचे जब लाइन मिलेगी तो ये लाइन कुछ इस तरह से आएगी। ये लाइन कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है ना? बताइए, ये लाइन कुछ इस तरह से आएगी। बोलो भाई, थोड़ा एक बार, ठीक है ना? ठीक है, बातें कम करिए, पढ़िए ज़्यादा। ठीक है, तुम लोगों ने बिल्कुल पंचायत बना ली है। हाँ, सबसे परिचय लगता हो गया है, हाल चाल पूछ रहे हैं एक दूसरे का। भैया का हाल चाल है? करे बढ़िया है। तुम्हारा कोरोना कितना आया? हमारे कितना कोरोना आया। पढ़ो, ठीक है ना? हाल चाल मत पूछो, ठीक है। अब देखो जरा, अगर ये डाउन हो गया, ये डाउन हो गया तो 4 पॉइंट यहाँ मिलेगा ना। 4 पॉइंट मतलब 4 डैश मान लो, और इसको मान लो 1 डैश, ठीक है। ये 1 डैश हो गया। और ये जो पॉइंट है, ये वाला जो ग्राफ है, इसको हम लोग थोड़ा अगर ऐसे बना दें, ये इस तरह से, सॉरी इस तरह से बना दें, ठीक है ना? तो देखो जब ये यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो ये वाला जो है अब ये थोड़ा और आगे जाएगा। बोलो भाई, ठीक है ना? ये कहाँ जाएगा? थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो ये और ऊपर जा करके तब इससे मिलेगा। बोलो भाई, अब यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ क्या क्या चेंजेस हो गए। देखो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, यहाँ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, समझो जरा बात को। यहाँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना? अब बताइए, इवेपोरेटर के प्रेशर को हमने डाउन कर दिया, तो इवेपोरेटर के प्रेशर को डाउन करने के बाद क्या क्या हुआ बताइए? इवेपोरेटर के प्रेशर को डाउन करने के बाद क्या क्या हुआ बताइए? देखिए, ये काम तो ये हुआ कि ये कंप्रेसर का वर्क था ना, यही तो वर्क था जो कंप्रेसर को हम दे रहे थे। तो कंप्रेसर का वर्क तो बढ़ गया ना बेटा। देखो अभी इतना छोटी लाइन थी और अभी बड़ी लाइन मिल गई, तो कंप्रेसर का वर्क बढ़ गया। कंप्रेसर का वर्क हमारा बढ़ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना? अच्छा बताओ, अच्छा हम जब सीओपी की बात करते हैं तो सीओपी कितने चीज़ों पर डिपेंड करती है बच्चों? 2 चीज़ों पर। सीओपी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और दूसरा होता है वर्क इनपुट। बोलो भाई, अगर कंप्रेसर का वर्क बढ़ गया, अगर कंप्रेसर का वर्क बढ़ गया तो इसका मतलब सीओपी पे उल्टा प्रभाव पड़ रहा है।
इसका मतलब क्या हो रहा है, सीओपी पे उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, वो सीओपी घट रहा है। लेकिन हम जरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को भी चेक कर लेते हैं, हम जरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ इसी को तो हम लोग बोलते थे ना आर ई, याद है ना, इसी को हम लोग बोलते थे। देखो पहले हमारा आर ई यहाँ से था, देखो पहले हमारा आर ई इतना बड़ा था, बोलो, और अभी हमारा आर ई कितना बड़ा आ रहा है, केवल इतना बड़ा। तो हमारा आर ई भी तो घट गया। हर चीज को डेप्थ से समझिए, हर चीज को डेप्थ तक समझिए, ठीक है ना। तो आप देखिए पहले जो है, पहले जो हमारा आर ई था वो बड़ा आ रहा था, अब हमारा आर ई छोटा हो गया। तो एक तो कंप्रेशर का वर्क बड़ा हो गया, आर ई छोटा हो गया, तो निश्चित रूप से सीओपी घट जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या होगा कि इवेपोरेटर का प्रेशर अगर हम घटा दें तो क्या होता है चेंजेस, चेंजेस ये होता है कि आर ई जो होता है वो घट जाता है, कंप्रेसर का वर्क बढ़ जाता है, और इसके प्रभाव में क्या होता है, हमारा टोटल सीओपी डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका देखते हैं जरा आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर लोअरिंग द ये करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क, हाँ वर्क तो बढ़ जाएगा, एंड डिक्रीज द सीओपी। पहले में सही तो लिखा है यार, पहले में सही तो लिखा है। देखते हैं आगे, देखते हैं जरा, देखते हैं आगे क्या हालचाल है। इंक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क बढ़ेगा और सीओपी डिक्रीज कर जाएगी। क्या आंसर होगा, कमेंट करके बताइए आप लोग क्या आंसर होगा, ए बी सी डी क्या होगा। डिक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क गलत है, डिक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क गलत है, इंक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क एंड इंक्रीज द सीओपी गलत है। तो ए पार्ट मुझे सही लग रहा है, आप लोग बताइए आप लोग क्या सही लग रहा है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर उस कॉन्सेप्ट में जितना मुझे आता है उतना ही आपको आता है, मतलब आपको मेरे से कम नहीं आता, कुछ लोगों को मेरे से ज़्यादा आ गया होगा। तो आप लोग अब कॉन्फिडेंस अपना लो मत करिएगा, आप जो आंसर बताएंगे वही सही आंसर होगा। मैं एक बार गलत हो भी सकता हूं, लेकिन आप गलत नहीं हो सकते। तारीफ सुन के तुम लोग बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। चलो, तो ये क्वेश्चन हमारा लग गया, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जरा ये बताइए ये बताइए, इसका आंसर बताइए मुझे, इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन कहाँ आया है मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2010 में। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर मुझे निकाल के बता दीजिए आप लोग, ठीक है। अभी क्लास आपकी बहुत लंबी नहीं है, आज थोड़ी ही क्लास बची है, क्योंकि मुझे आज आपको अनाउंसमेंट भी देना है, सारी चीज़ें बतानी है आपको। संडे को आप लोगों की स्पेशल क्लास है, मैं बताना भूल गया था शायद ना, मैं आपको बता दूं संडे वाली क्लास मैंने नहीं बताया क्या आप लोगों को। संडे को आप लोगों की स्पेशल क्लास है, संडे देयर इज अ स्पेशल क्लास। मैं अनाउंस कर दूं भाई, संडे वाली क्लास, संडे को स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास है। जो इसको नहीं करेगा वो बहुत पछताएगा, क्योंकि इसमें वो पढ़ने जा रहे हैं जो इस तरह से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। संडे की क्लास 12 बजे है, 12 बजे 12 PM, 12 PM पे हम आपको 12 बजे पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट होगा फ्लूइड मैकेनिक्स, सब्जेक्ट होगा फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स का एक ऐसा टॉपिक होगा जो आज तक आपको समझ में नहीं आया रहा होगा, और उस टॉपिक का नाम है पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीक लाइन। पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीक लाइन। तो संडे को ये क्लास है जिसको हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्लास संडे को है, संडे को हम लोग ये क्लास करेंगे, संडे को ये क्लास आपको मिलने जा रही है, ठीक है, जिसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। सर हमको पहले पता था, हाँ जय तुमको सब बात पहले पता रहता ही है, ठीक है ना।
तो संडे को ये क्लास होने जा रही है फ्लूइड मैकेनिक्स की, जिस पर पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीक लाइन पे बात करेंगे और ब्यूटीफुल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और वो कोई सिंपल वाले लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं जो आप रट लेते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल होने वाले हैं। स्ट्रीमलाइन इक्वेशन का यूज आएगा, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन से आप कैसे निकालते हैं सवालों को, सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के रहेंगे, कॉन्सेप्ट भी एडवांस लेवल पे और आपका क्वेश्चन भी एडवांस लेवल पे। ये पूरी क्लास कैसे होगी, एडवांस लेवल। इसको स्पेशल क्लास का नाम ही इसलिए दिया है क्योंकि ये क्लास कैसी होगी, एडवांस लेवल पे। तो जो एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं वही आइएगा, जो रटना चाहते हैं खाली वो ना आइएगा, ठीक है ना। चलिए अब सवाल का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अब तक आ जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं आया भाई? मैं कमेंट चेक करता हूं, क्यों नहीं आया आंसर अब तक? आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। कुछ लोग का रिप्लाई आया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। संडे को सब लोग स्पेशल क्लास ज्वाइन करिए। स्पेशल क्लास फ्लूइड मैकेनिक्स पे होगी। टॉपिक होगा पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन एंड स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन की जब भी बात आती है तो आप सब लोग एक ही बात बताते हैं कि पानी बह रहा है, उसमें कलर डाल दिया तो स्ट्रीक लाइन आ गया। स्ट्रीक लाइन इससे कहीं कुछ बहुत ज़्यादा है। पाथ लाइन क्या है, स्ट्रीम लाइन से इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। पाथ लाइन स्ट्रीम लाइन के बीच डिफरेंसेस क्या क्या हैं, पाथ लाइन को जोड़ूंगा स्ट्रीक लाइन से, फिर स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन को एक साथ ड्रॉ करूंगा, फिर उनके डिफरेंसेस दिखाऊंगा, और फिर ब्यूटीफुल गेट और ईएससी के क्वेश्चंस एडवांस लेवल के। ये क्लास बेसिक लेवल की नहीं है, ये क्लास एडवांस लेवल पे आपको पढ़ाई जाएगी। सारे अच्छे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बताए जाएंगे। इसका तुम लोग आंसर बताओगे भाई? कोई आंसर आया? कुछ लोग ये कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं जो समझ में ना आए। आइए देखते हैं क्या ऐसा चीज़ है भाई जो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इधर से मिलाते जाओ ना। बताओ अमोनिया का क्या करोगे? बताओ, कल बताए तो थे अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 14,317। तो इसका नाम कितना हो जाएगा? R717। बोलो यार, तो अमोनिया किससे मैच कर गया? ए पार्ट किससे मैच कर गया? ए पार्ट मैच कर गया नंबर 5 से। तो देखो ऑप्शन में कहीं ए नंबर 5 से मैच कर रहा है, या तो ए ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो या तो ए ऑप्शन मैच कर रहा है या तो सी ऑप्शन। ठीक है ना, तो बी और डी तो गलत हो गए, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया। ठीक है, बी गलत हो गया और डी गलत हो गया। संदीप प्रजापति सर हिंदी। ठीक है ना, चलिए तो बी गलत हो गया और सी गलत हो गया। अब बचा है लड़ाई ए और सी में है। चलो अमोनिया का हमने चेक कर लिया। अब आइए देखते हैं जरा CO2 का मिलाइए। CO2 का देखते हैं जरा, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? बताओ भाई, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32 12 44 44 होता है ना। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? R744। R744। तो 744 कहीं पर है? बोलो, 744 है, ये यहाँ पे है, ये देखो। ठीक है ना, तो बी से कौन मैच कर गया? बी से कौन मैच कर गया? यहाँ लिखते जाओ, यहाँ लिखते जाओ। ए से कौन मैच कर रहा है? ए से मैच कर रहा है 3। बी से कौन मैच कर रहा है? बी से कौन मैच कर रहा है? बी से मैच कर रहा है, सॉरी, ए से मैच कर रहा है 5 और बी से कौन मैच कर रहा है? 3। अब देखो इसमें 5 और 3 का कॉम्बिनेशन है, ए में भी है, सी में भी है, मतलब हमें अभी दिमाग लगाते रहना है। ठीक है ना, हमें अभी दिमाग लगाते ही रहना है, अभी हमें रुकना नहीं है। लेकिन आंसर काफ़ी लोगों ने निकाल लिया है। सी 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 आंसर बता रहे हैं लोग।
आंसर सी आएगा कि ए आएगा मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, जब तक मैं चेक नहीं करूंगा मैं बताऊंगा, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया। अब है वाटर। वाटर, अच्छा वाटर का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, कितना हो जाएगा बोलो या वाटर क्या होता है, H2O। H2O का मतलब क्या है बोलो भाई, 18, 18 हो जाएगा। तो इसका कितना कर दोगे 718, तो 718 कहीं दिया हुआ है क्या, 718 यहां दिया हुआ है, मतलब कि सी किससे मैच कर गया, ए से, C1 से, सॉरी C1 से मैच कर गया। तो सी देखो 1 से मैच कर गया, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो गया, ए पार्ट सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों ने डी को तो चेक ही नहीं किया, आप लोगों ने डी को तो चेक ही नहीं किया। बोलो भाई किसी ने डी को चेक किया, डी को भी तो चेक करना पड़ेगा। मुझे बताओ एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मान लो एयर के लिए ही पूछ ले, तब एयर का मॉलिक्यूलर वेट पता है आप लोगों को, जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, जरा लिख के बताइए। जरा को पेंसिल दीजिएगा, कुछ पेज है। एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है लिख के जरा बताइए। एयर का मॉलिक्यूलर वेट बताइए जरा सब लोग। आई वॉन्ट टू नो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। आपने आंसर निकाल लिया, मैं आंसर निकालना होता तो फिर आप तो कहीं पढ़ के कुछ भी करके कर लेते। आंसर निकालना इज नॉट आवर टारगेट, आप हर एक पार्ट को करिए ना। एयर पे क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग, एयर का बताइए। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, एयर का क्या होगा बताइए भाई। सब लोगों ने आंसर दिया 29 होता है, 29 होता है कि 28.96 होता है। अगर मान लीजिए दो ऑप्शन होता 29 और 28.96, तब क्या लगाते आप सही, 28.96 लगाते कि 29 लगाते, ठीक है ना। अब इससे आपने मैच कराया होगा आप लोगों ने कि एक ही बचा है इसमें, ठीक है, सी में एक ही बचा है, 2 यानी 29, ठीक है। तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28.96, अप्रॉक्सीमेटेड 29, ठीक है। तो 28.96 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट करने पे कितना आएगा, 29 आएगा। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम रेफ्रिजरेंट गेन्स हीट एट, बताइए भाई इसका आंसर। ये क्वेश्चन जो है आईएएस प्री में आया है, ये क्वेश्चन आईएएस प्री में आया है, आईएएस में आया है, सॉरी आईएएस में आया है 2010 में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी एग्जाम रहा हो, मुझे प्री या मेंस वो कंफर्म नहीं इसमें है। करेक्ट आंसर इज, देखिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट कहां पर हीट गेन करता है, गेन मतलब लेना ना, तो कहां पर हीट गेन करता है, इवेपोरेटर में। हीट रिजेक्ट कहां करता है, कंडेंसर में। बोलो भाई कहां हीट गेन करता है, इवेपोरेटर में। कहां रिजेक्ट करता है, कंडेंसर में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बोलो बच्चों, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया भाई, करेक्ट ऑप्शन हो गया इवेपोरेटर, करेक्ट ऑप्शन हो गया इवेपोरेटर, ठीक है। हाँ काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है, देवाशीष सर, राहुल कुशवाहा, प्रभात प्रजापति, अंबु शुक्ला, लाल बहादुर, ठीक है, मेनी ऑफ यू, काफ़ी लोगों ने सही दिया है, काफ़ी लोगों ने सही दिया है। ओके, तो संडे वाली क्लास आपको कंफर्म हो गई है, ठीक है। तो इस लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए सैटरडे तक, कल सैटरडे है ना, सैटरडे यानी कल, कल वाली क्लास भी हमारी 7 PM पे ही है, कल वाली क्लास भी हमारी 7 PM पे ही है, ठीक है ना। कल वाली क्लास भी हमारी 7 PM पर ही है। कल भी आपसे मुलाकात होगी तो क्वेश्चंस लगवाएंगे आपको, ठीक है, कल भी मुलाकात होगी तो आपसे
क्वेश्चंस कराएंगे, आरएसी के क्वेश्चंस लगवाएंगे कल, और कुछ नई चीज़ें भी सिखाएंगे, जैसे फ्लैश चेंबर क्या होता है कल बताएंगे, फ्लैश चेंबर का यूज़ क्या होता है कल बताएंगे, ठीक है ना। और आपको कल बताएंगे कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम आप कहाँ यूज़ करते हैं। वेपर कंप्रेशन मैंने पढ़ा दिया, एयर रेफ्रिजरेशन मैंने पढ़ा दिया, फिर वेपर एब्जॉर्प्शन क्या होता है वो पढ़ाएंगे कल। तो सैटरडे कल वाली क्लास तो ये है। संडे वाली जो क्लास है, संडे की जो क्लास है वो मैंने आपको बता दिया, 12 बजे मिलूंगा मैं आपसे 12 PM पे। और ये क्लास आप ज़रूर अटेंड करिए और दोस्तों को भी बोलिए, क्योंकि इस क्लास में, ये क्लास आपका SSC JEE के लिए भी इंपॉर्टेंट है, AE के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, तीनों ही कॉन्सेप्ट इन अ डिफरेंट वे, इन अ ब्यूटीफुल वे, उस तरह से आपने नहीं पढ़ा होगा, आई गारंटी। ठीक है, आप पढ़ के देखिएगा, आपको खुद ही समझ आएगा कि इस तरह से आपने नहीं पढ़ा था, आपको स्ट्रीक लाइन डिफाइन करना नहीं पता है। आपको ऐसा भ्रम है कि आपको आता है, आता भी होगा, मैं आपको क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जिस तरह से आपने नहीं पढ़ा होगा। हम लोग 12 बजे इसको जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद मंडे से हम लोग शेड्यूल चेंज करेंगे, वो आपका शेड्यूल आपको मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा, ठीक है। आप मेरा नंबर जानते हैं अगर, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि शेड्यूल आपको मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा, जो भी शेड्यूल मंडे से होगा 7:30 8 जो मैं कह रहा था। चलिए लास्ट में देखते हैं। अच्छा, लास्ट में हाँ, ये वाला क्वेश्चन किया आप लोगों ने, ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या, ये वाला क्वेश्चन निकाला आप लोगों ने। कुछ लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन है। R32 DDCC। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द रेफ्रिजरेंट R12। R12 में पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ, R12 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे। कुछ लोग सी निकाले हैं, सी में कितना आंसर दिया हुआ है 1। क्या सी आएगा, बताओ भाई, चेक करो जरा, चेक करके बताओ कितना आंसर आएगा। मुझे लगता है डी आएगा। लाल बहादुर ने सही निकाला है 0। इसको क्या करोगे, इसको लिखोगे R012 और उसके बाद इसको कंपेयर करोगे Rm-1 n+1 P से, फिर यहाँ से यम की वैल्यू निकालोगे, फिर यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे, फिर यहाँ से P की वैल्यू निकालोगे, और फिर आपको आइडेंटिटी याद है ना, आइडेंटिटी याद है कि नहीं आपको, क्या थी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी था CmHn। क्या था आइडेंटिटी, CmHnFpClQ। फिर आप देखेंगे, किसको देखेंगे, आपसे ये पूछा है ना, आपसे ये पूछा है, ये अगर आपसे पूछा है तो आप किसको खोजेंगे, यन को देखेंगे, यन की वैल्यू कितनी आ रही है। जितनी यन की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा, जितनी यन की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन DRDO में पूछा गया है 2000, DRDO में पूछा गया है 2009 में। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, DRDO में 2009 में। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन DRDO इन 2009। ओके डियर। तो आई रिपीट कि जो लोग अभी हमसे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। जो लोग भी व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं वो आप लोग इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि मैं आपको क्लास का प्रॉपर शेड्यूल बता पाऊँ। क्लास टाइमिंग हमारी थोड़ी सी चेंज होने वाली है, मैंने आपको बता दिया है क्या चेंजेस होने वाले हैं। आपने कहा सर 7:30 कर दीजिए, या तो 7:30 रहेगा या तो 8 रहेगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है खास। आपने 7:30 कहा है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि 7:30 ही रखा जाए, ठीक है ना। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा तो जो भी शेड्यूल रहेगा आपको मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड कर देंगे हम, या पर्सनली भी हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इसके अलावा जो सूचना है मैं आपको बता दूं, जो सूचना है वो मैं आपको बता देता हूं। प्लीज़ इसे आप शेयर करिएगा। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं ना कि आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आप इसको शेयर करिएगा।
आप इस बात को शेयर करिएगा। क्या सूचना है? सूचना ये है कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को लेकर के। ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं और आपको नहीं समझ में आता है, आपको समस्याएं होती हैं, तो आपकी परेशानियों को हटाने के लिए हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ाने वाला हूँ। जिस तरह से आपने सोम पढ़ा है उसी तरह आपको, जिस तरह आपने थर्मो पढ़ा है उसी तरह आपको सोम भी पढ़ने को मिलेगा। तो सोम, या कुछ लोग इसको मॉस कहते हैं ना, चाहे इसको सोम कह लीजिए चाहे इसको मॉस कह लीजिए। ये 27 तारीख से शुरू हो रहा है, 27 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, 27 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसकी फीस मात्र 799 रुपीज़ रखी गई है। केवल कितना रखा गया है? 799 रुपया बस। ठीक है, तो आप पेड बैच है, ये पेड कोर्सेज में मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। लाइव क्लासेस का टाइम दोपहर 2 से 3:15 या 3:30 बजे तक रहेगा। ठीक है, 90 मिनट का वीडियो होगा एक दिन का। जब आप इस पेड बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, उसमें आपको क्विज टेस्ट इसके ये सब कराए जाएंगे। तो आज की इन्फॉर्मेशन यही है, इसे लोगों तक शेयर करिए और फिर आपसे कल मेरी 7 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।